Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो assertion दिया गया है, एक reason दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको ये assertion और reason समझना है और उसके बेसिस पे आपको ये चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने हैं। तो assertion ये कहता है, three states of matter are the result of a balance between intermolecular forces and thermal energy. बच्चों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा है थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब रीजन में बच्चों ये कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। बच्चों पहला है उसमें से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों पहला हम समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। और ये फोर्सेस अराइजेस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली घूमते रहते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो टाइप के होंगे, एक अट्रैक्टिव होगा, दूसरा रिपल्सिव होगा, बट मेनली हम बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इनको ही हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इनका ही नाम है बच्चों वॉन डेर वाल्स फोर्स, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं और अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, यहाँ पे क्या हो बच्चों, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इस केस में बच्चों ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाएंगे, है ना, पास पास आ जाएंगे। ऐसा होता है बच्चों किसके केस में, सॉलिड के केस में। सॉलिड अगर आपको याद हो, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों, नेक्स्ट जैसे लिक्विड के केस में मैं बात करूं, अगर एक कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बट अगर कोई हमारे पास गैस है तो गैस के केस में बच्चों क्या हो जाता है, गैस के केस में बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा, ये है आपका सॉलिड, बहुत ही ज्यादा गैसेस के केस में बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ठीक, तो या फिर आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तो बच्चों सॉलिड हो जाएगा, फिर उसके बाद लिक्विड हो जाएगा, नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा गैस। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैं अगर आपको ऑर्डर बताऊं तो बच्चों ये हो जाएगा इस तरीके के, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैस एंड देन लिक्विड। ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर। तो ये आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, अगर ये थोड़ा कम हो जाए तो लिक्विड, अगर बहुत ही कम हो जाए तो ये गैसियस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है थर्मल एनर्जी का। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, तो थर्मल एनर्जी बच्चों होती है, थर्मल एनर्जी नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है आपका थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बच्चों होती है, इट इज द एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी arises due to motion of atoms or molecules present in the body or system or substance present in the body। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है बच्चों वो क्या होती है, वो थर्मल एनर्जी होती है।
अब बच्चों एक चीज आप समझिए कि थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल का मोशन उतना ज्यादा हो, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मोशन जिसका ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गैस है तो गैसेस में मोशन बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तो गैस हो गया बच्चों और लिक्विड हो गया, लिक्विड में मोशन फिर भी होता है बट गैस के कंपैरिजन में कम होता है। और बच्चों हो गया सॉलिड। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो बच्चों जो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि थर्मल एनर्जी बच्चों, थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, गैसेस की ज्यादा होगी, क्योंकि गैसेस में मोशन बहुत ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें ज्यादा है, सॉलिड के केस में ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों जो थर्मल एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूल्स को दूर रखना चाहती है। थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मॉलिक्यूल अपार्ट, है ना। तो थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर रखना चाहती है। अब यहाँ पे बैलेंस चाहिए होता है दोनों का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का। अब अगर थर्मल एनर्जी बहुत ही हाई कर दी जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो उस केस में भी जो अगर आप देखेंगे थर्मल एनर्जी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, यानी कि गैसेस स्टेट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है ना। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने असर्शन और रीजन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। बच्चों ये असर्शन, अब हम ये असर्शन दिया गया है, अब रीजन देखते हैं। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा है बच्चों, रीजन की बात हो रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। फिर आगे बोल रहा है बट थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। बच्चों ये भी बिल्कुल ही सही है। तो आपका असर्शन सही है और रीजन जो दिया गया है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब हम ऑप्शन में चलते हैं बच्चों। तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, तो असर्शन भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बी सी डी में आप देखो तो ए और आर करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें देखो आप तो ए इनकरेक्ट है, तो सी और डी ऑप्शन होगा ही नहीं। तो बच्चों ये था आपका सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।